हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड के सेकंड लेक्चर के अंदर ग्रोथ के बारे में। पिछली क्लास में हमने मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो फीचर पढ़ लिए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आज हम तीसरा फीचर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रोथ। ग्रोथ वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आता है किसी का बड़ा होना, बढ़ना, है ना। तो ग्रोथ का मतलब ही होता है इंक्रीज इन मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास अगर बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है बेसिकली। अब ये जो मास का बढ़ना है ये कैसे बढ़ता है? मास किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स है उसका साइज बढ़ सकता है, या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स का नंबर भी बढ़ सकता है। जैसे एक छोटा सा सेल था, अगर वो सेल बड़ा होगा, अपना साइज बढ़ाएगा, तो क्या वो भी तो ग्रोथ होगी? ऑब्वियसली होगी। अगर वो सेल टूटकर या डिवाइड होकर दो सेल बना लेगा तब भी तो ग्रोथ होगी। पहले एक सेल था, सेल ने ग्रो करते गया और वो डिवाइड भी होता गया जिससे बहुत सारे सेल बन गए। तो क्या ग्रोथ दो फिनोमिना के कारण हो सकती है? वो दोनों फिनोमिना क्या है? एक तो सेल का साइज बढ़ना और दूसरा क्या है? सेल्स का नंबर बढ़ना। अंडरस्टूड और नॉट? तो इन दो तरीकों से ग्रोथ हो सकती है। और ग्रोथ खुद होती क्या है? मास में इंक्रीज होना। इन दोनों ही तरीकों से उस ऑर्गेनिज्म का मास क्या होगा? बढ़ेगा बेसिकली। तो ये ग्रोथ का मीनिंग है बेसिकली। अब जो ग्रोथ है वो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखी जा सकती है। एक तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है, यूनि का मतलब ही होता है एक, और मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारे, यानी कि ग्रेटर देन एक। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है, वो पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना है, तो क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ को क्या बोलेंगे या कैसी होती है वो बात करेंगे। और मल्टी सेलुलर के अंदर ग्रोथ कैसी होती है, क्या होती है, वो बात करेंगे। जैसे सपोज करो ये मैंने एक सेल बनाया, ये जैसे कोई अमीबा का सेल है ना, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। जब इस अमीबा का साइज बढ़ेगा तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा बेसिकली। ये अमीबा का साइज बढ़ गया तो यहाँ पे अमीबा में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है या नहीं? बहुत ध्यान से देखो, जब इसमें ग्रोथ हुई है तो अब ये अमीबा क्या करेगा? अब ये अमीबा दो सेल्स के अंदर टूट जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा और दूसरा ऐसा बन जाएगा। अमीबा का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जब ग्रोथ हुई है तो उसके बाद ये दो भागों में टूटा है। क्या सेल का साइज यहाँ पे बढ़ा है? यहाँ पे क्या बढ़ा है? बेसिकली साइज बढ़ा है। क्या सेल्स का नंबर यहाँ पे बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। तो सेल का साइज भी बढ़ रहा है और नंबर भी बढ़ रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अमीबा ने क्या कर लिए? दो छोटे छोटे अमीबा बना लिए हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस अमीबा के अंदर क्या बोलेंगे? इसे रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यानी कि जब ग्रोथ हुई है तो रिप्रोडक्शन हुआ ही हुआ है। अगर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो जाती है, उसका आकार, उसका साइज बढ़ जाता है, तो उसके बाद वो सेल दो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होगा। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे पहली लाइन हमने लिखी है, बहुत ध्यान से पढ़ना। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, ये रही ग्रोथ और ये रहा रिप्रोडक्शन, आर म्यूचुअली सिनोनिम्स। ये एक ही चीज होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब एक ही चीज है। जब ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, क्योंकि ये सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब ही एक है। ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ क्यों हो रही है? आगे डिवाइड करने के लिए। अगर डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड का ही नाम क्या है? रिप्रोडक्शन है। इसीलिए ये दोनों क्या है? सिनोनिम्स है। ये अंदर से जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए ही हैं, एक ही प्रोसेस का नाम है बेसिकली। इसलिए इंट्रिंसिक भी बोला जाता है इसे। म्यूचुअली सिनोनिम्स बोलो या म्यूचुअली इंट्रिंसिक बोलो या फिर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट बोलो। इंक्लूसिव का मतलब भी अंदर से जुड़ा हुआ, और इंट्रिंसिक का मतलब तो आंतरिक होता है, अंदर से, है ना। तो ये अंदर से जुड़े हुए प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस के दो नाम है, ऐसे समझ सकते हो। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल इज ग्रोथ। क्या यहाँ पे सेल का साइज बढ़ा तो इसे क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, एक होगा तो दूसरे को होना ही पड़ेगा। और सेल के साइज में इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। मल्टी सेलुलर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यहां पर क्या होता है। गिव मी 1 सेकेंड, आई एम चेंजिंग द मार्कर बेसिकली। अगर मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके सामने ड्रॉ करूं, जैसे एक प्लांट ही ले लेते हैं, सपोज ये एक पेड़ ले लिया हमने। इस पेड़ के अंदर बहुत सारे सेल्स है, ये छोटा पेड़ है अभी। जब कुछ टाइम होगा तो ये पेड़ अपना साइज क्या करेगा? बढ़ाएगा। इतना बड़ा हो गया बेसिकली ये पेड़। यहां से यहां पेड़ ने क्या किया है? पेड़ ने ग्रोथ किया है बेसिकली। अब ये पेड़ मेच्योर होगा, इसके अंदर फ्लावर लगेंगे, फ्लावर के अंदर गैमिट बनेंगे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट।
जब वो गैमेट मिलेंगे तब इसका क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा और इसके अंदर बीज बनेंगे और उस बीज से नया पेड़ बना सकते हो। बीज के अंदर क्या है, बेसिकली सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, और उस एम्ब्रियो से आप नया पेड़ बना सकते हो। तो अभी तक ये केवल क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। अब क्या होगा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन ये रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। प्लांट के अंदर ग्रोथ हुई है तो जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन होगा। हो सकता है प्लांट बीच में ही टूट जाए, है ना, हो सकता है प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन ही ना हो, वहां पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट ही ना पहुंचे, वहां पे कोई मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक पहुंचाने वाली एजेंसी ना जाए, तो वहां पे रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो गई है तो 100% रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। अंडरस्टूड और नॉट? यहां पर ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, 100% श्योरिटी है। अगर 100% श्योरिटी है तभी इनको क्या बोला गया है, सिनोनिम्स बोला गया है, इंट्रिंसिक बोला गया है या इंक्लूसिव इवेंट बोला गया है। इसको बोलेंगे ये दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रोसेस है। बेसिकली ग्रोथ होगा उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा या नहीं होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। बेसिकली एक्स का मतलब ही होता है बाहर और इन का मतलब ही होता है अंदर से जुड़ा हुआ, ये बाहर से है, अलग अलग प्रोसेस है, समझ पा रहे हैं। इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इज ग्रोथ। यहां पर देखो प्लांट मल्टी सेलुलर है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, सभी सेल का साइज भी बढ़ रहा है ग्रोथ के टाइम और उन सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है। तो यहां पर साइज और नंबर दोनों को बढ़ने को ग्रोथ बोलते हैं, यहां पर केवल साइज को बढ़ने को ग्रोथ बोलते हैं। तो ये था तीसरा फैक्टर जिसको हमने स्टार्ट किया है। अभी और भी समझना है, अभी हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ग्रोथ को समझा है, हम प्लांट और एनिमल में ग्रोथ को समझेंगे, हम लिविंग और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ को समझेंगे। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ के बारे में कुछ अगले फैक्टर समझते हैं। अभी तक हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ पढ़ी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर जो ग्रोथ होती है उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। बेसिकली देखो, प्लांट जो होता है वो अपनी पूरी लाइफ स्पेन में ग्रो करता ही रहता है, यानी कि यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट होती है, पूरी लाइफ में ग्रो करेगा ही करेगा। इसलिए ग्रोथ कैसी होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की, पूरी जिंदगी ग्रो करेगा। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो एक सर्टेन एज तक आकर ही ग्रो करते हैं, उस एज के बाद वो ग्रोथ नहीं करते हैं। बेसिकली उनकी हाइट वहां पे आके रुक जाती है, बेसिकली, है ना। तो एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है, प्लांट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इसी वर्ड को एक अलग डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है कि यहाँ पे अनडेफिनेट ग्रोथ होती है, यानी कि ऐसी ग्रोथ जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, जो पूरी जिंदगी हो रही है उसको डिफाइन कर ही नहीं पाओगे, और जो एक सर्टेन पीरियड तक हो रही है उसको डिफाइन कर पाओगे, उसे ये बोल पाओगे कि इस एज तक यहाँ पे ग्रोथ होगी, यहाँ पे बोल ही नहीं पाओगे, पूरी जिंदगी ग्रोथ हो रही है। अनलिमिटेड कोई आप अनडेफिनेट बोल सकते हो और लिमिटेड कोई आप क्या बोल सकते हो, डेफिनेट बोल सकते हो। बेसिकली प्लांट के अंदर ग्रोथ कहां पर होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर होती है। जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो लगातार नए सेल्स बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कहीं से भी हो सकती है। प्लांट के अंदर केवल कहां से होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और एनिमल के अंदर कहीं से भी ग्रोथ हो सकती है। जहां पर ग्रोथ होनी होगी वहां के सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे लोकेलाइज्ड एक ही लोकेशन पे ग्रोथ होती है जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब होता है फैला हुआ, यहाँ की ग्रोथ फैली होती है पूरी बॉडी में, कहीं से भी ग्रोथ हो रही है ना। और प्लांट के अंदर एक सर्टेन पोजीशन से ही ग्रोथ होती है, यहाँ पे कहीं से भी ग्रोथ हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंस है प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ के अंदर। और कुछ डिफरेंस बताता हूं मैं आपको कि कोई लिविंग की जो ग्रोथ है उसमें और नॉन लिविंग की ग्रोथ में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में आएगा, क्या नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रोथ का जो मतलब समझा है, ग्रोथ की जो डेफिनेशन समझी है, उसमें हमने बात किया है कि ग्रोथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में इंक्रीज होना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक माउंटेन का। एक माउंटेन आज इतना बड़ा है, हो सकता है 100 सालों बाद इसके ऊपर और मिट्टी कहीं से आके चिपक जाए, तो क्या इसका साइज बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। साइज अगर बढ़ेगा तो क्या मास भी बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। मास के बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो क्या इस माउंटेन ने 100 साल में ग्रोथ कर ली? ऑब्वियसली कर ली। ये भी एक टाइप की ग्रोथ है जिसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बोलेंगे।
और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करते ही हैं, जैसे हमारा साइज बढ़ता है एज के साथ, वो सब। सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है ना, वो अंदर से होती है। अंदर के जो सेल्स है वो प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म के बनने के कारण, प्रोटोप्लाज्म बिल्डिंग के कारण अंदर से क्या होती है, ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है वो बाहर से सब्सटेंस के जुड़ने के कारण होती है। बाहर से कोई सब्सटेंस आया, वो सरफेस पे जुड़ गया, इससे जो ग्रोथ होगी वो कौन सी होगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ सब्सटेंस एट सरफेस से ग्रोथ होगी, और वो कैसी होगी, एक्सटर्नल ग्रोथ होगी, बाहर से ग्रोथ हो रही है बेसिकली, है ना। इस ग्रोथ को जो एनिमल्स ने ग्रो किया है, क्या कभी आप छोटा कर सकते हो वापस? जब एनिमल बड़ा हो गया है ग्रो करके, तो क्या उसे कभी छोटा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ग्रोथ अगर हो गई तो वापस कम कर ही नहीं पाओगे। ये इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल जो दोनों दिशाओं में चले, ये केवल एक ही दिशा में चलेगी, ग्रोथ होगी ही होगी, है ना। ये परमानेंट होती है, ग्रोथ होने के बाद वापस छोटा नहीं कर सकते। जबकि पहाड़ का जो बड़ा होना है, इस पहाड़ को आप तोड़ के वापस छोटा भी कर सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में भी तो चला सकते हो। तो ये कैसी हो गई, बाई डायरेक्शनल हो गई। रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल जो दोनों डायरेक्शन में चले। पहाड़ को आप मिट्टी डाल के बड़ा भी कर सकते हो और मिट्टी हटा के छोटा भी कर सकते हो, तो ये रिवर्सिबल ग्रोथ है। और ये टेम्पररी ग्रोथ है, बदल सकती है। ये परमानेंट है, बदल नहीं सकती है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर कुछ डिफरेंस है ग्रोथ के रेस्पेक्ट में। ग्रोथ जो है वो सभी लिविंग के अंदर प्रेजेंट होती है। ग्रोथ इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर ग्रोथ होती है। लेकिन कुछ नॉन लिविंग के अंदर भी होती है, बट ग्रोथ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम नॉन लिविंग्स लाइक माउंटेन। पहाड़ के अंदर, जैसा कि मैंने एग्जांपल देके बताया, उसके अंदर भी ग्रोथ हो रही है। इसलिए ग्रोथ कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। पिछली क्लास में मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफाइनिंग फीचर कहा था। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, जो लिविंग और नॉन लिविंग की डेफिनेशन दे सके। डेफिनेशन कौन देगा, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा और जो सभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, उसे बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग में भी है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो ये था ग्रोथ के बारे में, जो मैंने एक एक वर्ड आपको समझा दिया। इतना समझने के बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी। सो यू प्लीज नोट देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ फीचर की बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नाम सुनते ही समझ में आता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसी बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखी भी है हमने डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस का मतलब बनाना, ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे, चिल्ड्रंस, है ना, ऑफ सेम टाइप, अपने जैसे ही बनाएगा, एंड फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब वो बच्चा भी आगे चलकर रिप्रोडक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना, और जो बना है वो भी आगे रिप्रोडक्शन करने में एबल है, तो इस प्रोसेस को, बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेसिकली। तो ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन किस में होता है, हम जैसा कि आइडिया भी लगा पा रहे हैं सोचकर कि कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये मार्कर है, ये रिप्रोडक्शन करके दूसरा मार्कर थोड़ी बनाएगा, ऑब्वियसली बात है, नहीं बनाएगा। यानी कि नॉन लिविंग कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। यानी कि ये एब्सेंट होता है किसके अंदर, सभी नॉन लिविंग्स के अंदर, ऑल नॉन लिविंग्स के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये लिविंग के अंदर प्रेजेंट होता है, सभी लिविंग के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ लिविंग ऐसे भी हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। जैसे इनफर्टाइल कपल्स, कुछ टेक्निकल एरर के कारण, कुछ फिजिकल एरर के कारण उनके बच्चा नहीं हो रहा है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो इनफर्टाइल कपल बन चुका है। इनफर्टाइल कपल बना है लेकिन वो लिविंग तो है ना, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, उनका बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन वो लिविंग तो है। यानी कि ऐसे लिविंग्स भी है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। पहला एग्जांपल क्या है, इनफर्टाइल कपल का। अगर आप हनी बी को जानते हो, हनी बी के अंदर कुछ मक्खियां होती है जो काम करती है, उन्हें बोलते हैं वर्कर हनी बी। ये कभी भी रिप्रोडक्शन करती ही नहीं है, रिप्रोडक्शन केवल क्वीन भी करती है। जब मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊंगा हनी कॉम्ब के बारे में, तब इनकी सब डिटेल की बात करेंगे। अभी इतना समझो, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉम्ब के अंदर, एक होता है ड्रोन, एक होता है क्वीन बी, एक होती है हनी बी। हनी बी जो है वो सारा काम करती है, छत्ते को रिपेयर करने का, जो है नेक्टर को लेकर आने का और हनी को बनाने का, ये सब काम कौन करती है, वर्कर बी। क्वीन बी जो है ये केवल रिप्रोडक्शन का काम करती है। उसके अलावा ड्रोन जो है वो भी रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं बेसिकली, है ना।
तो ये दोनों वर्कर हनी बी और इनफर्टाइल कपल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिविंग तो है ही, है ना। म्यूल जो होता है जिसे खच्चर भी बोलते हैं, खच्चर कैसे बनता है बेसिकली, अगर मेल डंकी का क्रॉस हो जाए किसके साथ, फीमेल हॉर्स के साथ, तब जो इनका बच्चा बनता है वो क्या बनता है, म्यूल बनता है, खच्चर बनता है। ये जो खच्चर होता है ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। एक खच्चर को बनाने के लिए हमेशा डंकी और हॉर्स की जरूरत ही पड़ेगी। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये जो म्यूल है, खच्चर है, ये कभी भी म्यूल के साथ रिप्रोडक्शन करके दूसरा म्यूल नहीं बना सकता है। हमेशा म्यूल को बनाने के लिए एक डंकी और एक हॉर्स का क्रॉस कराया जाएगा, जिसमें मेल के कौन होगा, डंकी, और फीमेल कौन होगी, हॉर्स होगी बेसिकली। तो ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। हमने डेफिनेशन फीचर के फीचर पढ़े थे कुछ, जो सभी लिविंग में होगा और जो सभी नॉन लिविंग में नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। रिप्रोडक्शन जो है सभी नॉन लिविंग में नहीं होता है, लेकिन कुछ लिविंग में भी नहीं होता है, इसलिए इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। इसलिए लिखा है इट इज ए नॉट डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अभी तक 4 फीचर हम चौथा पढ़ रहे हैं बेसिकली, इसमें से जो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये 2 ही डिफाइनिंग थे, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों क्या है, नॉन डिफाइनिंग है या नॉट डिफाइनिंग है। अंडरस्टूड और नॉट। रिप्रोडक्शन जो है ये 2 टाइप का हो सकता है बेसिकली, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बेसिकली 2 पेरेंट्स होंगे यहां पर, है ना, और यहां पर क्या होंगे, केवल एक ही पेरेंट होगा। एक ही पेरेंट के अंदर गैमिट बनेगा और उस गैमिट से क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। यहां पर 2 ऑर्गेनिज्म होंगे, दोनों के अंदर अलग अलग गैमिट बनेंगे, और वो जो गैमिट जब मिलेंगे तब क्या बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा बेसिकली। तो यहां पे भी गैमिट बनते हैं और यहां पे भी गैमिट बनते हैं। यहां पे गैमिट का फ्यूजन होता है, मेरे द्वारा राइट लगाया गया है, इसका मतलब वो चीज वहां पे होती है, क्रॉस लगाया गया है, इसका मतलब वो चीज वहां पे नहीं होती है। अंडरस्टूड और नॉट। शॉर्ट में लिखा है मैंने सब कुछ। यहाँ पे गैमिट बनते हैं और गैमिट मिलते भी हैं, तभी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे गैमिट बनते तो हैं, राइट लगा हुआ है, लेकिन गैमिट कभी मिलते नहीं है, यानी कि वो जो गैमिट बना है वो अलग अलग 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, तभी तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। अंडरस्टूड। हमने सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे माइटोसिस होता है, माइटोसिस यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे कभी भी मियोसिस नहीं होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर मियोसिस भी होता है। ये जो है थोड़ा फास्ट तरीके से होने वाला रिप्रोडक्शन है, यानी कि ये फास्टर होता है तो ये कैसा हो जाएगा, स्लोवर हो जाएगा बेसिकली। ये फास्ट होने के साथ साथ ये सिंपल भी होता है, सिंपल है तभी तो फास्ट हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक सेल ग्रो करेगा और 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये धीरे धीरे क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो 100% आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं, 100% आइडेंटिकल, इसलिए उनको बोलते हैं क्लोन्स, एक दूसरे की बिल्कुल फोटो कॉपी की जैसे होते हैं, कॉपी पेस्ट के जैसे, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। और ये 100% कैसे होते हैं क्लोन्स, 100% आइडेंटिकल होते हैं। अगर ये 100% आइडेंटिकल है तो क्या इनसे कोई इवोल्यूशन हो सकता है, इवोल्यूशन कैसे होता है, धीरे धीरे स्पीसीज के अंदर चेंज होता है और एक समय ऐसा आता है जब वो नई स्पीसीज बन जाती है। इसी को नई स्पीसीज बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। अगर रिप्रोडक्शन के टाइम पे चेंज ही नहीं आ रहा है, 100% आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो वहां पे कभी भी इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट हेल्पफुल इन इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन में कभी हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे चेंजेस होते हैं इसलिए ये हेल्प करता है इवोल्यूशन में। चेंजेस क्यों होता है ये आपने पढ़ लिया है सेल डिवीजन चैप्टर में, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था, जीन्स का रिकॉम्बिनेशन पेकाइटिन स्टेज में, उसके कारण यहाँ पे चेंजेस आते हैं और ये इवोल्यूशन में क्या करता है, रोल प्ले करता है बेसिकली। तो ये 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है और दोनों के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स है मैंने आपको समझा दिए हैं। एनसीईआरटी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स लिखे हैं और कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, उनको समझाता हूं। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स के बारे में। एनसीईआरटी में केवल एग्जांपल लिखा है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ये कैसे होते हैं एग्जैक्टली, है ना। सबसे पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस में होता है, बैक्टीरिया और अमीबा के अंदर होता है। देखना ध्यान से, जैसे ये कोई अमीबा ड्रॉ किया हमने, अमीबा का जो साइज और शेप है वो फिक्स होता नहीं है, तो आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो।
बाइनरी फिजन, बाई का मतलब ही होता है दो, ये दो सेल्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले ये अमीबा क्या करेगा, ग्रो करेगा, बड़ा होगा बेसिकली, बड़ा होने के बाद ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा कुछ ऐसे। ये दोनों जो सेल है ये दोनों क्या होंगे, छोटे छोटे अमीबा होंगे बेसिकली। इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। फिजन का मतलब टूटना, बाइनरी का मतलब दो भागों में टूटना। अमीबा पहले ग्रो करेगा उसके बाद दो भागों में टूटेगा। इसी तरह से बैक्टीरिया भी ग्रो करके टूटते हैं बाइनरी फिजन प्रोसेस के द्वारा। तो इस प्रोसेस का नाम है बाइनरी फिजन, और ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे हैं जो हमें बाई हार्ट याद करने हैं। अगला लिखा है बडिंग के बारे में। बेसिकली बडिंग होती है हीस्ट और हाइड्रा के अंदर, है ना, हीस्ट और हाइड्रा। तो बडिंग क्या है वो भी समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखना। जैसे मैं एक डायग्राम बना देता हूं सिंपल सा। ये मान लो हाइड्रा है, तो इस हाइड्रा के ऊपर क्या बनती है, एक बड बनती है कुछ ऐसे। हाइड्रा के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, कुछ अमाउंट का न्यूक्लिक एसिड यहाँ आएगा बेसिकली। वो जो न्यूक्लिक एसिड के साथ ये बड बनी है इसे क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। ये बड इस हाइड्रा से अलग हो जाएगी बेसिकली, ये बड अलग हो गई। अब ये बड जो है किसी दूसरे सबस्टेशन पे जुड़ेगी, आधार पे जुड़ेगी, बेस पे जुड़ेगी, और एक नए हाइड्रा का क्या करेगी, ओरिजिन करेगी बेसिकली। तो ये बड के द्वारा जो हो रहा है इसलिए इसे बोलते हैं बडिंग। जो स्ट्रक्चर बनता है छोटा सा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो स्ट्रक्चर दूर जाकर किसी सबस्टेशन के साथ जुड़कर दूसरे हाइड्रा या दूसरे यीस्ट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बडिंग बोलेंगे बेसिकली। तो बडिंग भी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगली बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है टुकड़ा। यहाँ पर टुकड़े हो जाएंगे किसके, जिस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है उसके। एल्गी या फंजाई होगा उसके क्या होंगे, टुकड़े होंगे। जैसे स्पाइरोगायरा एक एग्जांपल आता है बहुत बढ़िया सा, कुछ ऐसा एल्गी होता है स्पाइरोगायरा, इसके अंदर कुछ ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, इसको बीच में से तोड़ दिया, ये जो हर एक टुकड़ा है ये नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। तो एक स्पाइरोगायरा से बहुत सारे स्पाइरोगायरा बन गए। क्या ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल। एक ही पेरेंट है इसलिए एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, और ये इसमें फ्रेगमेंट हो रहे हैं इसलिए ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। तो एल्गी, फंजाई और प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा एक मोसेस का पार्ट है। जब मैं आपको मोसेस पढ़ाऊंगा, मोसेस क्या है, ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। ब्रायोफाइटा क्या है, प्लांट किंगडम के अंदर आता है। धीरे धीरे बायोलॉजी में सब पढ़ेंगे। प्रोटोनिमा भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा आपके सामने। तो ये है फ्रेगमेंटेशन। ट्रू रीजनरेशन, रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया कुछ इस टाइप का दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसको भी दो या दो से ज्यादा भागों में तोड़ दिया जाता है और हर एक भाग नए प्लेनेरिया को बना लेता है बेसिकली, है ना। बहुत सारे प्लेनेरिया बन जाते हैं एक प्लेनेरिया के टूटने से, इसे बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। अगला लिखा है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है स्पोर का बनना। जैसे कोई एल्गी है, कोई फंजाई है, जैसे ड्रॉ करते हैं, फंजाई के अंदर ऐसे धागे होते हैं, माइसीलियम होते हैं, इन धागों के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ये स्पोर अगर नए फंजाई का फॉर्मेशन कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पोरुलेशन। एल्गी और फंजाई के अंदर ये होता है प्लेनेरिया, ऐसा जो दिखता है उसी का नाम डुगेसिया भी है। ये दोनों वर्ड और जहां जितने भी वर्ड लिखे हैं वो आप अच्छे से समझेंगे। भाई मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, याद तो करना ही पड़ेगा। बायोलॉजी का कंसेप्ट ही होता है, एक बार समझो और बार बार पढ़ते रहो शॉर्ट नोट बनाकर, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसका नाम है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग की जो एक्टिविटीज है उनको सेंस कर सकती है। इसी प्रोसेस को सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं इस फीचर के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। बेसिकली द मोस्ट ऑब्वियस अगर मैं बोलता हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म तो उसमें श्योर है 100% ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सके। जैसे मैं बात करूं किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया को भी अगर सनलाइट की जरूरत है तो वो सनलाइट की तरफ अपने आप मूवमेंट कर जाता है, यानी कि बाहर कहां पे सनलाइट है कहां पे नहीं है उसे पता चलता है। बाहर क्या हो रहा है इसका पता चलना ही क्या है, कॉन्शियसनेस है बेसिकली। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होती ही होती है। इसीलिए लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या है, बाहर के इन्वायरमेंट से जो सिग्नल आ रहा है उसी को स्टिमुली बोलेंगे, और उस सिग्नल के लिए सभी रिस्पॉन्ड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये सबसे ऑब्वियस है, यानी कि होता ही होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर और ये टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड भी है। नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए या फिर कॉन्शियसनेस को चलाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे नर्व्स के नेटवर्क मिलते हैं, इसलिए ये टेक्निकली क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है
हम जो है सेंस करते हैं इन्वायरमेंट को, कैसे? हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा, जैसे कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, है ना, जीभ से हम टेस्ट का पता करते हैं, तो ये सब सेंस ऑर्गन है बेसिकली। प्लांट्स जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? प्लांट को पता होता है कि कब सनलाइट है और कब नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज। अगर सनलाइट होगी तो प्लांट्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो प्लांट को पता चलता है लाइट है या नहीं है, पानी है या नहीं है, टेम्परेचर है या नहीं है। तो इन सब फैक्टर्स के लिए प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बेसिकली, है ना। देखो, जो ये कॉन्शियसनेस है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगी, लेकिन ये किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलेगी, ये कहना है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी कहती है कि कभी भी ये नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी, नॉट फाउंड इन एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे क्या होना चाहिए था? डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए था। ऑब्वियसली भाई ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है और किसी नॉन लिविंग में नहीं है, तो ये डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च से एक लाइन लिखी है, बहुत ध्यान से देखना। फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। उसका नाम क्या है? टच स्क्रीन। जब आप स्क्रीन को टच करते हो तो क्या वो सेंस करती है कि आपने टच कर लिया है? ऑब्वियसली सेंस करती है, और सेंस करने के बाद वो रिस्पॉन्ड भी करती है। जहां भी टच करते हो, जिस भी ऐप पे टच करते हो, वो ऐप ओपन होता है बेसिकली। तो क्या स्क्रीन नॉन लिविंग है? बिल्कुल है। नॉन लिविंग होते हुए भी इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये बाहर की एक्टिविटी को सेंस कर सके। तो ये इसका एक्सेप्शन आप कह सकते हो, जो कहां से आया है? थोरेक्स 100 चैलन ने प्रोड्यूस किया है सबसे पहले। तो इसके अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग इसे होना चाहिए था नॉन डिफाइनिंग फीचर, है ना। तो ये कौन सा फीचर है? आप मुझसे पूछोगे अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो हम कौन सा लगाएंगे? आप इसे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों फीचर मान के चलोगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर पूछा है कि कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, है ना, तो इसको भी लगा सकते हैं अगर बाकी तीनों डिफाइनिंग है तो, है ना। अगर पूछा है कौन सा डिफाइनिंग है, तीनों डिफाइनिंग नहीं है, तो इसको डिफाइनिंग भी मान सकते हैं। समझ गए होंगे आई होप। तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों इसे माना जा सकता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं ऐसे क्वेश्चन ऐड करूंगा जिसके अंदर एक बार तो कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग मानेंगे, दूसरी बार नॉन डिफाइनिंग भी मानना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अगली लाइन समझाता हूं। ह्यूमन बीइंग्स जो होता है वो अकेला ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर होता है अपने आप के प्रति। देखो, सेंस तो सभी ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उस सेंस के द्वारा बाहर की एक्टिविटी को हमें कम करना है, ज्यादा करना है, हमारे लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद है, इसका जो डिसीजन लेता है, जागरूक होता है ना, अवेयर होता है, वो कौन होता है? केवल ह्यूमन ही होता है। इसलिए ह्यूमन को बोला जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है। एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने एक और एग्जांपल दिया है। अगर कोई पर्सन कोमा में चला जाता है तो क्या उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है? बिल्कुल नहीं होती। उसे आप टच करो, उसे पता ही नहीं चलेगा। उसके हाथ पे चाय गिरा दो, उसे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड भी तो नहीं कर रहा है ना। उसके हाथ पे चाय गिरा दी, फिर भी अपना हाथ हटा ही नहीं रहा है, यानी कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट। इसलिए उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन उसके अंदर डाइजेशन तो हो ही रहा है, खाना तो उसे खिला ही रहे हैं हम, है ना। तो उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो ही रही है। वो ना तो नॉन लिविंग है, ना ही वो लिविंग है। कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना। लिविंग और नॉन लिविंग की डेफिनेशन देने के लिए ही ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है साइंस के अंदर बेसिकली, है ना। तो यहां पर वैलिड ही नहीं हो रहा है कुछ। यहां पे कॉन्शियसनेस नहीं है, मेटाबॉलिज्म है, तो ना तो ये लिविंग माना जाएगा, ना ये नॉन लिविंग है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी हो नहीं सकता है। गैमिट बनाने के लिए जो एबिलिटी चाहिए वो कोमा के पर्सन में खत्म हो जाती है, वो जो है कभी भी रिप्रोडक्शन कर नहीं पाएगा। इसलिए इस कोमा वाले पर्सन को, जो कोमा में है आदमी, उसके लिए एक नया वर्ड दिया है एनसीईआरटी ने, उसे बोलते हैं ब्रेन डेड पर्सन। उसकी बॉडी तो एक्टिव है, लेकिन उसका ब्रेन जो है वो क्या हो चुका है? डेड हो चुका है। ब्रेन डेड पर्सन इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये थी एबिलिटी टू सेंस का फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों माना जा सकता है। लास्ट फीचर पढ़ेंगे हम इमरजेंस की प्रॉपर्टी वाला। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट फीचर की बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है बेसिकली, जिसका नाम है इमरजेंस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी इंट्रोड्यूस कराया था इस फीचर के बारे में, जैसे कि सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। एक ही एग्जांपल दूंगा, बहुत ध्यान से देखना, फोकस करके। सेल के जुड़ने से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, सेल की भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगी? डिफरेंट होगी।
यानी कि सेल्स की प्रॉपर्टी और टिश्यू की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन सेल्स से मिलकर ही क्या बना है, टिश्यू बना है। टिश्यू के अंदर क्या है, सेल्स ही है, लेकिन जो सेल की प्रॉपर्टी है वो टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि सेल्स के जुड़ने से, मिलने से, कंबाइन करने से, इमर्ज होने से, इमर्ज का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना, इमर्ज होने से नई प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन हुआ है, नई प्रॉपर्टी बनी है। इसी बनने की प्रोसेस का नाम क्या है, इमर्जेंस है बेसिकली। द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल्स के अंदर नहीं है ना। अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। सेल्स के इंटरेक्शन करने से, यानी कि जुड़ने से, इमर्ज होने से नई प्रॉपर्टी क्या हुई है, अराइज हुई है, बनी हुई है बेसिकली, है ना। तो ये लाइन समझ में आई होगी अच्छे से। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ये जो सेल है ये किससे बना होगा, बेसिकली मॉलिक्यूल से बना होगा। इस सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है और इस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टी भी आपस में क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि सेल्स जिस मॉलिक्यूल से बना है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी और सेल की प्रॉपर्टी अलग अलग है। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स जुड़े, मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन हुआ, मॉलिक्यूल्स में इमर्जन हुआ, इमरजेंस होने से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, रिजल्ट के कारण बदल गई। इसी चेंज होने की प्रोसेस का नाम क्या है, बेसिकली इमरजेंस है। तो यहां भी इमरजेंस लग रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल और द सेल। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये दोनों लाइनें समझ में आनी चाहिए इस एग्जांपल के साथ। आई होप इट इज क्लियर। तो हमने 6 फीचर समझे हैं अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और 6 ही है एनसीईआरटी में, जिसको डिटेल में समझा दिया मैंने। एक ट्रिक से मैंने आपको नाम याद कराए थे। ट्रिक अगर याद हो आपको तो ग्राम थी वो ट्रिक, ग्राम से, है ना। यहाँ पे जी का मतलब क्या है, ग्रोथ, आर का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन, ए का मतलब क्या है, एबिलिटी टू सेंस, एम का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म, सी का मतलब है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ई का मतलब है इमरजेंस। इनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा नहीं है। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, लिविंग में तो होता ही होता है ग्रोथ, लेकिन नॉन लिविंग में भी होता है। ध्यान से सुनो, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। ऐसा फीचर जो सभी लिविंग के अंदर है, और ऐसा फीचर जो किसी भी नॉन लिविंग में नहीं है। इन दोनों कैरेक्टर को जो फुलफिल करेगा उसी को डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। ग्रोथ सभी लिविंग में होती है, लेकिन कुछ नॉन लिविंग में भी होती है, जैसे कि माउंटेन, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता, लेकिन सभी लिविंग में भी नहीं होता है। म्यूल, वर्कर, हनी भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन पड़े थे, इसलिए ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है बेसिकली। एबिलिटी टू सेंस हो भी सकता है डिफाइनिंग, और नहीं भी हो सकता। एनसीईआरटी बोलती है कि ये डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन मैंने अपनी लाइन के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि ये नॉन डिफाइनिंग भी हो सकता है बेसिकली। तो इस दोनों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। मेटाबॉलिज्म 100% डिफाइनिंग फीचर होता है, सभी लिविंग के अंदर होता है, किसी नॉन लिविंग में नहीं होता है। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी 100% डिफाइनिंग है, सभी लिविंग में है, किसी नॉन लिविंग में नहीं है। जो इमरजेंस है ये भी 100% क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।